नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह स्टडी एंड सिक्योरिटी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए आते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद देश का वास्तविक कार्यपालिका होता है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होते हैं। तो नाम मात्र के कार्यपालिका कौन होते हैं? नाम मात्र के कार्यपालिका हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस पूछा जाए कि देश के वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल? तो हम लोग टिक करेंगे मंत्रिपरिषद को, ना कि मंत्रिमंडल को। और नाम मात्र के कार्यपालिका राष्ट्रपति। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। किसके अनुमति पे करेंगे? किसके सलाह पे करेंगे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की गठन करेंगे आर्टिकल 74 के तहत। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। शपथ, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। आइए, योग्यता में हम लोग पढ़ेंगे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे, कोई उम्मीदवार, कोई मंत्री चुनाव के लिए पद के लिए चुनाव में खड़ा होते हैं, ठीक है, और वो चुनाव हार जाते हैं। किसी कारणवश वो चुनाव हार जाते हैं। तो चुनाव हार जाने के बाद इस स्थिति में, और उन्हें मंत्री बनना भी ज़रूरी है, उन्हें मंत्री बनाना भी ज़रूरी है, तो इस स्थिति में उन्हें वह पद दे दिया जाता है। लेकिन उन्हें 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। पद उन्हें दे दिया जाएगा, लेकिन 6 माह के अंदर उन्हें या तो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, ठीक है। कम से कम 25 वर्ष का हो। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मंत्री बनने के लिए कम से कम, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम एज पूछा जाए, तो कम से कम देखिए लोकसभा के अनुसार वो जाते हैं तो 25 वर्ष का, और राज्यसभा के अनुसार जाते हैं तो 30 वर्ष का। लेकिन अगर कम से कम पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोग 25 वर्ष टिक करेंगे। मंत्रिपरिषद की संरचना, ठीक है। मंत्रिपरिषद को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। सामान्यतः 3 भाग में बांटेंगे, लेकिन हम लोग नीचे कैटेगराइज करेंगे। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। इसमें जो भी मंत्री होते हैं वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, प्रमुख होते हैं। जैसे गृह मंत्रालय हो गए, रक्षा मंत्रालय हो गए, हमारे वित्त मंत्री हो गए। तो इसमें जितने भी मंत्री होते हैं सभी वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, प्रमुख होते हैं, ठीक है। ये अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं और अपने निर्णयों के स्वयं उत्तरदायी भी होते हैं। ये कैबिनेट के बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री, देखिए राज्य मंत्री को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो एक राज्य मंत्री एक स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तो पहले हम लोग स्वतंत्र प्रभार को क्लियर करते हैं। स्वतंत्र प्रभार किसको कहते हैं? देखिए, स्वतंत्र कुछ जो होते हैं राज्य मंत्री में, जो कुछ होते हैं वो
कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए होते हैं। कुछ मंत्री कैबिनेट मंत्री के लिए सहायता के लिए होते हैं और ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। और कुछ जो होते हैं विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, ये अपने महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालते हैं, लेकिन ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। तो कैबिनेट के अगर सदस्य नहीं होते हैं तो ये कैबिनेट में भाग भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति में आमंत्रित करने के बाद वो कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं। आइए उप मंत्री, ये कैबिनेट व राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं, इन्हें प्रशासनिक कार्य दिया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा सामूहिक रूप से क्यों, और लोकसभा के प्रति ही क्यों, राज्यसभा के प्रति क्यों नहीं। तो देखिए सामूहिक रूप से पहले हम लोग समझेंगे। मंत्रिपरिषद में अगर किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस समय क्या होगा कि पूरे मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को अपना त्यागपत्र देना होगा, पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे समझेंगे लोकसभा ही क्यों। तो देखिए लोकसभा ये जनता का सदन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और जितने भी मंत्री जो चुन के आते हैं वो लोकसभा से ही आते हैं, मतलब लोकसभा का चुनाव जनता के द्वारा ही होता है। जनता अपना वोट देते हैं, सरकार को अपना प्रश्नों का जवाब लोकसभा में ही देना होता है। तो इसलिए वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। सदस्य संख्या, यहाँ पे सदस्य संख्या लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं हो सकती। जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या होगा वो 15% से अधिक नहीं होगा लोकसभा के कुल सदस्यों का। मतलब लोकसभा में अभी कुल कितने सदस्य हैं? लोकसभा में कुल 545 सदस्य, तो 545 इंटू 15/100 टोटल इतना ही, इससे ज़्यादा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे 91वां संविधान 2003 के तहत ये लाया गया। अनुच्छेद 88 के तहत प्रत्येक मंत्री वो किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन अपना वोट, अपना मत उसी सदन में देगा जिस सदन का वो सदस्य होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का नहीं। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, मंत्रिमंडल शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 352 में जोड़ा गया था। मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पे हम लोग देखिए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को कैटेगराइज किए हैं। देखिए मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री, ये मंत्रिपरिषद में आते हैं। और मंत्रिमंडल में कौन आते हैं? मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री आते हैं और कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसमें राज्य मंत्री नहीं है, इसमें उप मंत्री नहीं है, ठीक है। ये मंत्रिपरिषद, इसमें मंत्रियों की संख्या लगभग 70 से 75 होता है, इसमें 15 से 20 ही होता है। मंत्रिमंडल के पास ज़्यादा शक्ति होता है, ज़्यादा पावर होता है मंत्रिपरिषद के कंपैरिजन में, ठीक है। मंत्रिमंडल ही मंत्रिपरिषद को शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। आइए आगे। मंत्रिपरिषद का कार्य, मंत्रिपरिषद का कार्य क्या क्या हो सकता है? पूरे देश के शासन चलाना, ठीक है। मंत्रिपरिषद राष्ट्र नीतियों का निर्माण करना, संसद का जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब देना, कानून को लागू करना, व्यवस्था को बनाए रखना, विधेयक तैयार करना एवं संसद में विधेयक को प्रस्तुत करना, मंत्रिपरिषद का कार्य, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
थैंक यू।